जी हाँ, जब ऐसे वक्त में जब गाजा में जबरदस्त संघार के बाद विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही हो, ब्रिक्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इजराइल हमास युद्ध में यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि सबसे बड़े फैसले का दिन है। बहुत कुछ बड़ा आज हो सकता है, इसके आसार साफ तौर पर जताए जा रहे हैं। युद्ध नीति से लेकर कूटनीति तक सारे विश्लेषण आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हम करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। जंग के 46वें दिन इजराइल के धुआंधार हमले जारी रहे। गाजा के साथ साथ लेबनान की धरती पर भी इजरायली फोर्स ने कई बड़े हमले किए हैं। सभी हमलों के एक्सक्लूसिव वीडियो अगले 1 घंटे में आपके सामने होंगे, लेकिन पहले आज की 5 बड़ी खबरें और उनके संभावित असर पर डालते हैं एक नजर। वो क्या क्या हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। चीन आज लगातार दूसरे दिन गाजा वॉर में अपनी बड़ी भूमिका तलाश रहा है। ब्रिक्स की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। इजराइल विरोध के बीच भारत के रुख पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका की अगुवाई में जो ब्रिक्स की इमरजेंसी बैठक है, इसमें भारत शामिल रहेगा। अमेरिका इजराइल विरोध के बीच भारत के रुख पर पूरी दुनिया इस वक्त नजर लगा रखी है और कल से ही चीन ने इस्लामिक देशों के साथ बैठक की थी। जाहिर है कि चीन की ऐसी कोशिशों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो सकती है। जी हाँ, चीन का क्या रुख होगा देखने वाली बात होगी। शी जिनपिंग इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। चीन जिस तरीके से गाजा का समाधान तलाश रहा है, निश्चित तौर पर यह उसकी अपनी अविश्वसनीय छवि को बदलने की कोशिश हो सकती है। उधर लेबनान में विध्वंसक हमले हुए हैं। संकेत साफ है कि इजराइल किसी भी मोर्चे पर कमजोर दिखना नहीं चाहता है। जी हाँ, और हमास के हाथों बंधक बने लोगों को लेकर फिर राहत की खबर है। 50 बंधक रिहा हो सकते हैं, इसके आसार हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से उम्मीद एक बार फिर बनती नजर आ रही है, लेकिन क्या यह मुमकिन हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बंधकों को लेकर एक तरह का कंफ्यूजन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, पेच फंसता भी नजर आ रहा है। तो देखिए, एक तरफ युद्ध क्षेत्र में तबाही बर्बादी का आलम आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ कूटनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह कि आज ब्रिक्स देशों का महामंथन होगा। आज गाजा पर ब्रिक्स में महामंथन का दिन है, बड़ा दिन है। दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई में यह आपात बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। जिनपिंग और पुतिन भी इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे। ईरान के कहने पर दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। गाजा में जिस तरह का संघार इजराइल इस वक्त कर रहा है, उसको लेकर कंसर्न जताते हुए ईरान ने ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल करने के लिए कहा था और अब ये महामंथन आज जब होगा तो इसमें क्या वाकई कोई सलूशन निकल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए अब ब्रिक्स की इस इमरजेंसी बैठक से जुड़ी बड़ी बातें आपको बता देते हैं, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं और कैसे तमाम देशों पर ब्रिक्स कंट्रीज पर नजर रहेगी। ईरान की तरफ से आग्रह किया गया और इस पर ब्रिक्स कंट्रीज की जो आपात बैठक है, इमरजेंसी बैठक, वो बुलाई गई। गाजा वॉर को देखते हुए इस बैठक को बुलाया गया। जो लगातार मौतें हो रही हैं, पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के हालात पर आज चर्चा हो, यह मांग रखी गई थी ईरान की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल पूरा मिडिल ईस्ट हम देख रहे हैं सुलग रहा है और इसे और भी सुलगाने की कोशिश चल रही है। मीटिंग में सदस्य देश देखिए कौन कौन से हैं। दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, रूस और ब्राजील, ये सदस्य देश हैं ब्रिक्स के जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अन्य देशों को भी इसमें बुलाया गया है। ईरान, क्योंकि ईरान ने ही कहा था कि इमरजेंसी मीटिंग की इस वक्त सख्त जरूरत है। ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई और इथियोपिया, ये अन्य देश भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बिल्कुल, और देखिए पूरी दुनिया की नजर कैसे इस मीटिंग पर बनी हुई है, इसको लेकर बड़ी खबर बताएं। ब्रिक्स मीटिंग पर पूरी दुनिया भर की नजर। इजराइल विरोधी देश हो सकता है मुखर, घोषणा पत्र में इजराइल पर सख्त रवैया संभव है। मिडिल ईस्ट पर होगी गंभीर चर्चा। तो यह आपको बता दें कि आज जो इमरजेंसी बैठक है, ईरान के कहने पर जिस बैठक को बुलाया गया, गाजा में विध्वंस और लगातार हजारों की संख्या में जो लोग मारे गए, इस पर चिंता जाहिर की गई और आज की यह बैठक
और आइए अब देखते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग से क्या कुछ खास निकलने वाला है, आसार क्या हैं, ब्रिक्स के मंथन से निकलेगा क्या, मानवीय संकट पर देशों के स्टैंड पर नजर होगी, तमाम बड़े मुल्क क्या राय रखते हैं यह देखने वाली बात होगी। मीटिंग के आखिर में संयुक्त घोषणा पत्र भी संभव है, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी हमारे सामने हो सकता है। करुणा, बिल्कुल, गाजा पर अलग अलग देशों के रुख सामने आएंगे। देखना होगा कि क्या कहा जाता है ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से। मानवीय संकट पर देशों के स्टैंड पर नजर होगी। घोषणा पत्र में मिडिल ईस्ट के हालात का जो पूरा ब्यौरा है वो सामने रखा जाएगा। जी हां, यूएन महासचिव भी वर्चुअली बैठक में जुड़ रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वो एंटोनियो गुटेरेस जो लगातार गाजा में संघार जिस तरह से जारी है उसके खिलाफ तमाम तरह के बयान देते नजर आए हैं हालिया दिनों में। हमारे साथ देखिए कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज बड़ा दिन है, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब फॉर्मर डिप्लोमेट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। ये ब्रिक्स से क्या उम्मीद आप रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब गाजा में जबरदस्त युद्ध चल रहा है, इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है, यूएन की भी नहीं सुन रहा, अमेरिका की भी कई जगहों पर नहीं सुनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ब्रिक्स देश क्या मैसेज दे सकते हैं और भारत का रुख जिस पर मुझे लगता है पूरी दुनिया की नजर होगी, क्या रहने वाला है? रवि, देखिए, बैठक जो अभी ब्रिक्स की मीटिंग बुलाई गई है, इसको हमें इस बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि इससे पहले रूस में हमास की मीटिंग हो रखी है, ईरान की मीटिंग हो रखी है पुतिन से, उसके बाद शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग हो रखी है, उसके बाद जो अभी ईरान ने अपने फतेह 2 मिसाइल दिखा करके अपने ताकत दिखाई है, और उसके बाद अभी जो है चीन में जो है 7 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, अरब देशों के जो और मुस्लिम कंट्रीज के मिला करके गए थे। इस बैकग्राउंड में इनको देखा जाए तो ये सिर्फ एक चीज लगती है कि प्रेशर टैक्टिक्स आ रही है और यूएस वेस्ट वर्सेस वेस्ट हो गया है। अब ये जितने बाकी देश ये चाहते हैं कि किसी तरह प्रेशर लाया जाए इस युद्ध विराम के लिए। ठीक है, युद्ध विराम में आप देखिए इजराइल तैयार नहीं है जब तक उसको कोई ठोस चीज नहीं मिलती। और सबसे पहली चीज है होस्टेज की रिलीज। दूसरी, उसने हमास को ठान रखा है कि हमास को मिटाएगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी उसमें उसको समय लगेगा। लेकिन अभी जो ब्रिक्स है बेसिकली ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और जैसे आपने कहा कि इन भारत का रुख, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव पहले आया था उसको जो है एब्सटेन किया था, सिर्फ इसलिए कि टेररिज्म के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में हैं, क्या बात होती है, क्या इसमें इमर्ज होता है, लेकिन मुझे और दूसरे प्रस्ताव में हमने इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ वोट किया था, फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था दूसरे प्रस्ताव में यूएन के। जी करुणा, उसमें भारत तो शुरू से कह रहा है कि हम 2 नेशन थ्योरी चाहते हैं कि दोनों देश को एग्जिस्ट करें, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों। बिल्कुल त्रिपाठी सर, तो नजर इस बात पर होगी कि जब आज आपात बैठक बुलाई गई है तो इस पर क्या रुख रहता है किस देश का। हमारे साथ पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर भी हैं। महेश सचदेव सर, क्योंकि बड़ी बात गौर करने की यह है कि ईरान की मांग पर यह बैठक बुलाई गई है और ईरान का स्टैंड पूरी दुनिया जानती है। इजराइल के खिलाफ क्या रुख है, अमेरिका के खिलाफ क्या रुख है और कैसे हमास को लगातार सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब आज ब्रिक्स की समिट हो रही है, आप क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? देखिए, इस समय जो माहौल बन रहा है उसको लिवरेज करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो अमेरिका और इजराइल कहते रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं होगा, अब वो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस के लिए तैयार हैं और इसके लिए ऊपर अमल होने जा रहा है। सिवाय हॉस्टेजेस की रिलीज़ के इंतज़ार के बाकी सब हो चुका है। तो ऐसे समय में ब्रिक्स के अगर विदेश मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये अवसर आ रहा है युद्ध विराम का, पार्शियल युद्ध विराम का, वो उनकी वजह से हुआ है। और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल साउथ और जो ब्रिक्स के अपने लोग हैं जो कि 47% दुनिया की आबादी है और 27% जीडीपी है, तो ये सब जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को
और लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दावेदारी करने का ये मौका है। लेकिन आपको ये भी कहना चाहूँगा कि चीन से ये प्रमोटेड है ब्रिक्स, और चीनी विदेश मंत्री ने 17 दिन लगाए लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल और फ़लस्तीन के विदेश मंत्रियों से बात करने को। चीन इसमें कोई ख़ास उत्साहित नहीं है, इसमें कोई दौड़ देने के लिए, बस अपनी उपस्थिति वो रजिस्टर करना चाहता है। बिल्कुल अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और चीन ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए उसकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच देखिए इजराइल के 2 और सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। उत्तरी गाजा में जंग के दौरान ये मौत हुई, एक कैप्टन और एक सार्जेंट की मौत हो गई है। तो इजराइल के भी सैनिक भारी संख्या में मारे जा रहे हैं इस जंग में, और अब नॉर्थ गाजा में ही जंग के दौरान एक कैप्टन और एक सार्जेंट की मौत की खबर कंफर्म की गई। और देखिए दक्षिणी गाजा से बड़ी खबर, जहां पर दक्षिणी गाजा में विस्फोटक हमला हुआ, हमास के ठिकानों पर गोलीबारी हुई, ड्रोन से रेकी के बाद आर्टिलरी अटैक किया गया, हमास के कई ठिकाने इस बमबारी में तहस नहस हो गए। ये दक्षिणी गाजा की तस्वीर। और ऐसे हालात में होने जा रही है ब्रिक्स की मीटिंग, और यही वजह है कि ब्रिक्स की इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ईरान के अनुरोध में बुलाई गई बैठक पर हर किसी की नजर है। मीटिंग का संयुक्त घोषणा पत्र कहा यह जा रहा है कि बहुत अहम रहने वाला है। मीटिंग में तमाम इजराइल विरोधी देश शामिल हैं। भारत के सधे हुए स्टैंड पर भी आज सबकी नजरें रहेंगी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि जो देश आज की बेहद अहम इमरजेंसी बैठक में शामिल हो रहे हैं उनका स्टैंड क्या रहा है इस युद्ध को लेकर, यह जानना समझना बहुत जरूरी है। तो गाजा बहाना है, आखिर कौन निशाना है, ईरान का रुख क्या रहा है, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन में ईरान शामिल है और लगातार वो इजराइल के विरोधियों को मदद दे रहा है। इसके अलावा चीन और रूस की बात की जाए तो कट्टर अमेरिका विरोधी रुख इन दोनों का जग जाहिर है। जी हां, इन देशों के रुख पर नजर रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो इजराइल का खुलकर विरोध साउथ अफ्रीका भी कर चुका है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। ब्राजील का जहां तक सवाल है, मोसाद के दावे के बाद इजराइल से तनाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है ब्राजील का भी। इसके अलावा सऊदी अरब का रुख बड़ा अहम है। गाजा में नरसंहार का आरोप सऊदी अरब की तरफ से भी लगाया जा चुका है। हालांकि यह देखने वाली अहम बात है कि सऊदी अरब बहुत क्लोज अलाई है अमेरिका का, तो उसका क्या रुख होता है इस मीटिंग में। यूएई इजराइल के पक्ष में ईरान से अलग रुख रहा है यूएई का। ईरान वाले कट्टर रुख को सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएई बिल्कुल भी। इसके अलावा मिस्र, जिसका बॉर्डर लगता है गाजा से, फिलिस्तीन समर्थक है, लेकिन इजराइल का दुश्मन बिल्कुल नहीं माना जा सकता इजिप्ट को। बिल्कुल समीर, और देखिए अब यह भी जानना जरूरी है और देख लेते हैं कि ब्रिक्स की आज की इस इमरजेंसी बैठक के मद्देनजर भारत के सामने चुनौती और सवाल क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए भारत के सामने 5 चैलेंजेस। तमाम यूएस विरोधी देशों के बीच अपना पक्ष रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन बनाना होगा भारत को। जी हां, और एक तरफा संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने से रोकना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो आ रहा है, लेकिन इस पर किसी मुल्क के स्टैंड का ठप्पा ना लग जाए, यह भी रोकना होगा। गाजा के नाम पर कूटनीतिक गुटबंदी से अलग रहना होगा। तो यह भारत के सामने बड़ा चैलेंज है, और बैठक में मानवीय पहलुओं को दमदारी से उभारना, मानवता के साथ खड़ा आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो मुल्क नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत नजर आता है। तो इस मानवता के स्टैंड को एक बार फिर मजबूती से आज इस मीटिंग में सामने रखा जा सकता है। इन चैलेंजेस से पार पाते हुए कैप्टन श्याम कुमार कैसे भारत के स्टैंड को आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं? भारत का स्टैंड हमेशा से एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ रहा है जी। ब्रिक्स की जो ये समिट हो रही है, इसके पहले कुछ जो सॉफ्टनिंग द टारगेट्स हुआ रशिया में, चाइना में, और उसके पहले ये जो कायरो में समिट हुई, वहां से हम बात लेके चलें तो कुछ ग्राउंड्स बने हैं। और भारत की जहां तक इसमें
पकड़ की बात है तो 7 अक्टूबर के बाद से आप अगर देखें तो 10 अक्टूबर से लेके और पिछले वीक तक लगातार प्रधानमंत्री अपनी दूसरे कंट्री के साथ लगातार फोन पे हर तीसरे दिन किसी न किसी कंट्री से बात करते रहे हैं। भले उन्होंने टेररिज्म को नकारा था 7 अक्टूबर को, उसके बाद दूसरे स्टैंड्स भी लिए, प्रो पैलेस्टाइन भी किया, हमारे एड भी है, नेहरू संग्रहालय हो या तो गांधी मेमोरियल हो, गाजा स्ट्रिप पे हम 5 मिलियन से ज्यादा एड देते रहे हैं, तो हमारी सपोर्ट रही है। अब देखिए यहां पे ब्रिक्स में क्या हो रहा है, बड़ी मेजर हिसाब से उन्होंने लोगों को चुना है। कुछ लोग तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं इस मामले में, जैसे कहने का मतलब उनका सपोर्ट पैलेस्टाइन की तरफ, जैसे चाइना, रशिया को ले ले, ईरान ने अपनी जगह बना ली है, उसने अपनी मिडिल ईस्ट में पकड़ बना ली है, ये आवाज देकर कि मीटिंग करो, चाइना और रशिया सपोर्ट में। लेकिन यूएई, इंडिया, इथियोपिया को बुलाया गया है, ये सॉफ्ट कंट्रीज हैं, इनका स्टैंड नॉन अलाइंड है। तो इनकी बातें आप देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि ये कुछ कहेंगे जो दोनों के कोएग्जिस्टेंस पे रहेगा और एक मेजर रिस्पांस रहेगा। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ राजेश कुमार सर भी हैं। राजेश कुमार सर, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, जो टीवी9 भारतवर्ष ने फिलिस्तीन के राजदूत से बात की थी, उन्होंने भी विश्वास जताया था कि अगर आज के इन हालात में अगर कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है, शांति ला सकता है, तो उन्हें पूरा भरोसा भारत पर था। तो इस लिहाज से इस भरोसे को देखते हुए आज भारत का स्टैंड कितना अहम होने वाला है, कितनी नजर भारत पर रहने वाली है पूरी दुनिया की? देखिए बहुत अहम नज़र रहेगी। जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया है, भारत का रुख दोनों के पक्ष में रहा है, 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो आपने फिलिस्तीनी राजदूत की बात कही थी, मैं यहाँ पे आपके दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो फिलिस्तीनी राजदूत इंडिया में थे, उन्होंने कहा था उनको भारत से कोई उम्मीद नहीं है। तो उनका भी 2 तरफा प्रेशर बनाने की जो है टैक्टिक्स हैं। और ये जो मीटिंग है, जो भारत का स्टांस होने वाला है, ये भारत की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्रिक्स में जैसे आपने बताया कई राज्य ऐसे हैं जो सर, और वो उम्मीदें भी दोनों तरफ से हैं। वो इजराइल के राजदूत जो हैं, उन्होंने भी एक बार ये कहा कि भारत को और ज्यादा मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से वो उम्मीदें भारत से साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। देखिए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ही जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के पक्ष में हैं टेररिज्म के खिलाफ। बिल्कुल। तो टेररिज्म क्या जो मुद्दा बना करके हमने इजराइल का पक्ष लिया है, वो बिल्कुल नैतिक है। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम जब विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, तो हम टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ मानवता के साथ ये स्टैंड रहा है भारत का। ब्रिक्स में आज क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर चीन को लेकर, चीन में मुस्लिम देशों की मीटिंग से ये बड़ी खबर आ रही है। तमाम देशों ने इजराइल पर गंभीर सवाल उठाए। चीन ने खुद को मुस्लिम देशों का भाई कहा। फिलिस्तीन पर हमेशा साथ देने की बात कही गई है चीन की तरफ से। तो देखिए मुस्लिम और अरब देशों का दोस्त बता रहा है खुद को चीन। चीन का रोल बहुत अहम है। देखिए चीन में जिस तरह से इस मीटिंग को अंजाम दिया गया है, जिस तरह के से मुस्लिम देशों के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की और चीन के विदेश मंत्री की खास तौर पर, वो ये बताने के लिए काफी है कि चीन खुद को रहनुमा साबित करने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट के मद्देनजर। अब आप देखिए कि चीन में कल हुई मुस्लिम और अरब देशों की बैठक में किस तरह की बातें हुई। सऊदी अरब, इसका रुख क्या था? मुस्लिम और अरब देश स्पष्ट संदेश देने में जुटे हुए हैं। यह साफ तौर पर क्लियर किया गया, गाजा में जंग और हत्या रोकी जानी चाहिए। यह है सऊदी अरब का स्टैंड। इसके अलावा अगर हम पीए की बात करें, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बात करें, तो उसका रुख है इजराइल फिलिस्तीन को मिटाना चाहता है, यानी पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ रुख नजर आ रहा है। हमारा देश गाजा में मदद पहुंचाना चाहता है, यह रुख सामने रखा गया है मिस्र की तरफ से। इजराइल मदद भेजने में अड़ंगे लगा रहा है, यह भी कहा है इजिप्ट ने।
इसके अलावा चीन का रुख क्या रहा है? खुद को मुस्लिम देशों का दोस्त और भाई चीन बता रहा है। ऐसे मंशा भी साफ नजर आ रही है कि चीन कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है इस पूरे इलाके में। हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन की बात चीन ने हालांकि कही है। गाजा के लोगों को सामूहिक दंड देने का आरोप भी चीन की तरफ से लगाया गया। यह कड़ा रुख देखा गया। अब यूक्रेन और गाजा की जंग में भू राजनीतिक समीकरणों को बदलकर रख दिया है, यह पूरी दुनिया देख रही है। आइए इन दो युद्ध के बीच उठ रहे कुछ सवालों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो ये वॉर है जहां एक तरफ हम देख पा रहे रशिया यूक्रेन और इस तरफ हम देख पा रहे हैं हमास और इजराइल। 5 सुलगते सवाल क्या है? गाजा वॉर क्या चीन को मुस्लिम और अरब देशों में पैठ का मौका देगा? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा अहम सवाल, क्या मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर पड़ रही है? ये भी बहुत अहम सवाल है। क्या अमेरिका पहले यूक्रेन और अब इजराइल में चीन को दरअसल मौका दे रहा है? इसके साथ साथ चौथा बड़ा सवाल क्या है? क्या युद्ध से अलग रहकर चीन वो सब कुछ हासिल कर रहा है जो अमेरिका को नहीं मिल पा रहा है? यह एक बड़ा सवाल। और पांचवा और बड़ा अहम सवाल, क्या दो युद्ध ने अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट करने का काम कर दिया है? महेश सचदेवा सर हमारे साथ है। महेश सचदेवा सर, आपको क्या मंशा नजर आ रही है? क्या वाकई चीन की मंशा इस तरफ है कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो, या फिर अभी तक जैसे ईरान के साथ वो खड़ा रहा है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में उसका रुख देखने को मिला है, वो हर तरफ अपना वर्चस्व बस कायम करना चाहता है? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए पूरे जवाब के लिए इंतज़ार की ज़रूरत होगी। अभी जो कहा जा सकता है वो ये है कि चीन का प्रयास ये है कि जैसा आपने भी कहा कि अपनी पैठ मध्य पूर्व में बढ़ाए। वो उसका सब देशों से अच्छे आर्थिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध भी बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन चीन को एक शंका की नज़र से देखा जाता है। वो ईरान का सबसे बड़ा तेल का ग्राहक है और ज़्यादातर जो तेल ख़रीदा जा रहा है वो छद्म तरीके से ख़रीदा जा रहा है, यूएस सैंक्शंस के विरुद्ध ख़रीदा जा रहा है। दूसरी ओर चीन का जो रुख है वो कई देशों के साथ मैच नहीं करता है। इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी चाइना है। तो ऐसा ना सोचा जाना चाहिए कि चीन का एक्सपोजर सिर्फ अच्छे गोल्डन हेलो में है, इसमें कई जो खामियां भी नज़र आती हैं। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका, मेरे विचार से इस युद्ध ने अमेरिका को अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने का मौका दिया है मध्य पूर्व में। पहले जो बात होती थी कि रूस सीरिया में घुस गया है और चाइना का ईरान और सऊदी अरब में मतभेद दूर करने से चाइना की पैंठ हो गई है, वो सब ख़त्म हो गया इस युद्ध के द्वारा। कोई भी नहीं आया, ना चाइना ने कोई मध्यस्थता की कोशिश की, ना रूस ने कुछ करने की कोशिश की, सिर्फ अमेरिका ने शटल डिप्लोमेसी करके। सर, कूटनीति से जुड़े इन तमाम पहलुओं पर आगे भी हम बात करेंगे। इस बीच देखिए जंगी मैदान भी लगातार सुलग रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो कर दिया गया है तबाह। टैंक और फाइटर जेट से इजरायल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। हमले से हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह का ये बड़ा ठिकाना था जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमले में बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी तमाम बंधक हमास के कब्जे में हैं और उन्हें हमास की कैद से आजाद कराना बहुत बड़ी चुनौती है आईडीएफ के लिए। बंधकों पर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बंधकों पर डील जल्द संभव होगी। कुछ बंधकों की जल्द रिहाई मुमकिन है, यह कहा है जो बाइडेन ने। मीडिया के सवाल पर जो बाइडेन की तरफ से यह जवाब दिया गया।
और आइए अब देखते हैं कि बंधकों पर किस तरह से करीब एक हफ्ते से तमाम रिपोर्ट सारी, कभी कहा जा रहा है कि बातचीत अब अंतिम दौर में है, बातचीत हो गई है, कामयाबी मिल गई, तो कभी स्टैंड से फिर बैक स्टेप कर लिया जाता है। लेकिन अभी क्या हाल है आप देखिए, 50 बंधकों की जल्द रिहाई होगी क्या? जो बाइडेन के बयान से समझा जाए, बंधकों पर कतर मध्यस्थता कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि किस तरह से यहीं पर दोहा में जो इस्माइल हानिया है, जो हमास का चीफ है, वो भी बैठा हुआ है। फिलहाल 50 बंधकों पर डील हो रही है, यह बात समझ में आ रही है। जी हां, बदले में 3 या 5 दिन तक युद्ध विराम संभव है, ये खबरें तो सामने आ रही हैं। अब फाइनल डील में क्या मसौदा सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। सीज फायर के दौरान मदद सामग्री भेजी जाएगी, ये भी तय किया गया। अब सस्पेंस क्यों है, ये आपको बताते हैं। पिछले 3-4 दिन में अलग अलग दावे दरअसल सामने आए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कल खुद हमास ने रिहाई से इनकार कर दिया था, कहा था कि बंधकों की रिहाई नहीं होने जा रही। खुद अमेरिका से 2 अलग अलग दावे सामने आए थे बंधकों की रिहाई को लेकर। अब बाइडेन की बातों से एक बार फिर यह उम्मीद जगी है कि डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। त्रिपाठी साहब, ये बंधकों की रिहाई अटकी हुई है। सबसे बड़ी और चिंताजनक बात तो यह है कि बंधक कहां हैं, किस हालात में हैं। हमास की तरफ से कोई वीडियो भी उनका जारी नहीं किया जा रहा है। हमास यह भी कहता है कि हमारा उन कमांडर से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है जिनके जिम्मे बंधकों की सुरक्षा थी। ऐसे में बंधकों की रिहाई क्या बहुत पेचीदा होती हुई नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल रवि, देखिए बहुत पेचीदा 2-3 कारणों से है। सबसे पहले तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अंदर से ही, कि बंधकों के जितने भी रिलेटिव्स हैं या बाकी लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि अरबों को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि इजरायलियों को बचाने की जरूरत है। परसों जो है उनके जो पार्लियामेंट में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन गविर, उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने डेथ सेंटेंस देना चाहिए जितने टेररिस्ट हैं। उसका भी विरोध हुआ था कि आप वहाँ जान लेने की बात कर रहे हैं, जान बचाने की बात कौन करेगा। और इसके बाद देखिए अभी जो परसों का स्टेटमेंट है अमेरिका की, जो आप बात करते हैं जो बाइडेन की, जॉन किर्बी जो उनके नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर खबर आने वाली है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं। 2-3 जो चीज़ें आई हैं, पहली चीज़ तो ये आई थी कि जो जितने फॉरेन के बंधक हैं हम उनको छोड़ देंगे। फिर बात आई कि जो करीब 50 के आसपास जो औरतें बच्चे हैं उनको शायद पहले छोड़ेंगे। और फिर आया था कि हो सकता है सिविलियंस को छोड़ें, और उसके बदले में उन्होंने कहा था कि जितने भी 5400 पहले जो फिलिस्तीनी बंधक उन्होंने लिए थे, उनके प्रिजनर्स थे इजराइल में वो, और अभी तकरीबन जो कह रहे हैं कि 6000 के आसपास और फिलिस्तीनियंस और इनके हमास को लड़ाकों को जो बंधक बनाया है उनको छोड़ा जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर ये सारे समीकरण जो हैं वो हमारे सामने हैं। बंधकों की रिहाई बहुत पेचीदा नजर आ रही है, लेकिन जो बाइडेन के बयान से निश्चित तौर पर एक उम्मीद तो बंधी ही है कि 50 बंधकों की जल्द रिहाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।